कि वहाँ के बच्चों को, किन्नरों को, महिलाओं को मारा जा रहा है। क्या ये सही नहीं होगा कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू को भी इसी तरीके से रोड पे घसीट कर और नंगा करके मारा जाए तो मुझे लगता है कि उनके साथ इंसाफ होगा जिनके साथ ये गुनाह कर रहा है। तो बेगुनाहों को अत्याचार करने का उसको अधिकार मिल गया है क्या? कई सारे कंट्रियां हैं जो अब फिलिस्तीन के साथ आ गई हैं और वो कंट्री मिल करके इजराइल को भी बर्बाद करने का काम करे। मोदी का बेईमान मन ये कहता है कि वो इजराइल के साथ रहे क्योंकि गलत काम करने में मोदी को इजराइल साथ और समर्थन देता है। बजरंग दल की हम क्या बात करें, जो जब महिलाओं और बच्चों और बेटियों को नग्न करके घुमाया जाता है उस पे बजरंग दल का मुंह नहीं खुलता है। जब हिंदुओं के साथ, इस देश की महिलाओं के साथ अत्याचार और अन्याय होता है तब तो बजरंग दल का मुंह नहीं खुलता है। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली संगठन है। इजराइल गाजा पट्टी को खाली करवाना चाहता है, इसीलिए बेगुनाह महिलाओं को, बच्चों को, यहाँ तक कि किन्नरों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। उन लोगों को भी मारा जा रहा है और सड़कों पर लाशें बिछी पड़ी हैं। मेरे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के वकील है। कैसे देखते हैं सर पूरे मामले को? मैं तो बस इसको इसी तरीके से, जैसा आपने शुरुआती में कहा कि वहाँ के बच्चों को, किन्नरों को, महिलाओं को मारा जा रहा है। क्या ये सही नहीं होगा कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू को भी इसी तरीके से रोड पे घसीट कर और नंगा करके मारा जाए तो मुझे लगता है कि उनके साथ इंसाफ होगा जिनके साथ ये गुनाह कर रहा है। सुपर पावर है, इजराइल दावा कर रहा है, अमेरिका का साथ मिल गया उसको। तो सुपर पावर है, इसीलिए तो बेगुनाहों को के ऊपर अत्याचार करने का उसको अधिकार मिल गया है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर बेगुनाहों को भी मौका मिले तो मैं तो कहूँगा कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे वो लोग फिलिस्तीन के बच्चे, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ वो कर रहा है। फिलिस्तीन पर नेतन्याहू का राज चलेगा, ऐसा उसका सपना हो सकता है, लेकिन ये सपना कभी साकार नहीं होगा। उसमें भी कई सारे कंट्रियां हैं जो अब फिलिस्तीन के साथ आ गई हैं और वो कंट्री मिल करके इजराइल को भी बर्बाद करने का काम करेगी। क्या लगता है कि कुछ समय बाद इजराइल का नामो निशान मिट जाएगा, इजराइल मिट्टी मिल जाएगा? ऐसा कहना तो अतिशयोक्ति होगी, बहुत जल्दी होगा, लेकिन वो अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, जैसा कि आपने देखा कि 120 कंट्री उसके खिलाफ वोट किया। उसने ये कहा 120 कंट्री ने कि अब इस देश में युद्ध विराम होना चाहिए और इन बच्चों और महिलाओं को जो मारा जा रहा है इसके खिलाफ उन्होंने बात कही। इसका मतलब कि आने वाले समय में संभव है कि इजराइल अपनी राजनीतिक स्थिति जो है पूरी दुनिया में वो खराब कर ले। भारत ने तो वॉकआउट कर दिया था, मतदान किया ही नहीं। भारत का प्रधानमंत्री इसको अपने देश में जो मणिपुर में जो चल रहा है उसके बारे में तो इसको चिंता ही नहीं है। इसको महिलाओं और बच्चों के बारे में चिंता नहीं है, लेकिन इसको चिंता है कि पेगासस किसने दिया था। इसको कहा जा रहा है पेगासस जो है इजराइल ने ही इसको प्रोवाइड करवाया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वॉकआउट इसलिए किया क्योंकि उसको पेगासस का समर्थन करना था और ऐसे ऐसे गलत काम आने वाले चुनावों में और आने वाली सरकारों के माध्यम से उसको करना है। लेकिन नरेंद्र मोदी तो इजराइल के साथ खड़े हैं। जो ट्वीट मोदी ने किया था उस ट्वीट को डिलीट नहीं किया गया अभी तक। देखिए, नरेंद्र मोदी तो किसी के साथ खड़े रहे, वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं। लेकिन क्या बात करते हैं, प्रधानमंत्री हैं देश के। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री अगर पर्सनल बात करने लग जाए, किसी के साथ पर्सनल हो जाए, वो अपनी राजनीतिक और देश की राजनीतिक भला न सोचने लगे तो ये देश फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा हो जाएगा, इसमें की भी दो राय नहीं है। अरे मोदी जी राशन देंगे सबको, मोदी जी दुनिया की, देश की सोचते हैं। मोदी जी ने ही फिलिस्तीन में भी एक खेप पहुंचाया और ये भारत देश ने पहुंचाया। तो मोदी जी का हम क्या सोचें कि वो किधर है? भारतवासी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। क्या मेरी तरह सभी लोग सस्पेंस में हैं कि भारत फिलिस्तीन के साथ है, भारत इजराइल के साथ में है? बिल्कुल। मोदी का बेईमान मन ये कहता है कि वो इजराइल के साथ रहे क्योंकि गलत काम करने में मोदी को इजराइल साथ और समर्थन देता है, लेकिन इस देश की आम जनता मानवता के साथ खड़ी है और हमारी मानवता गाजा में रहने वाले, फिलिस्तीन में रहने वाले उन इंसानों के साथ है और हम सब इस देशवासी के लोग, भारत देश के लोग, हम सब लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में है पेगासस का मामला? क्या लगता है सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है, क्योंकि हमारे देश में भी चुनाव होने जा रहे हैं 24 में? देखिए, जैसा आप आजकल सुन रहे हैं ईडी और सीबीआई, उसी प्रकार भी पेगासस भी मोदी का एक तोता है जो
विरोधियों को, अपोजिशंस को गिराने का काम कर रही है और उनके खिलाफ काम करती है। ये तो देशद्रोह है और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टी को राष्ट्रवादी भी कहना सही होगा। ये अपने आप में एक सवाल है। बजरंग दल कह रहा है हम तो इजराइल के साथ खड़े हैं। बजरंग दल की हम क्या बात करें, जो जब महिलाओं और बच्चों और बेटियों को नग्न करके घुमाया जाता है उस पे बजरंग दल का मुंह नहीं खुलता है। जब हिंदुओं के साथ, इस देश की महिलाओं के साथ, इस बेटियों के साथ और जब इस देश की पहलवानों के साथ अत्याचार और अन्याय होता है तब तो बजरंग दल का मुंह नहीं खुलता है। फिर बजरंग दल का बात करना ही मुझे लगता है कि भारत में बेकार है। अरे देशभक्त संगठन है आरएसएस और बजरंग दल। ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली संगठन है। ये सिर्फ ब्राह्मणवादियों के लिए ये संगठनें बनाई गई है। आप बता दो एक ऐसा जिसमें कि SC ST OBC या माइनॉरिटी के लोगों के विकास के लिए, उनके आर्थिक सामाजिक राजनीतिक विकास के लिए बजरंग दल ने कभी कुछ कहा हो। आपने देखा होगा कि मोनू मानेसर कहता था कि मैं बजरंग दल का और गौ सेवक और न जाने कौन कौन सी संगठनों का मैं मेंबर हूँ। लेकिन जिस दिन मोनू मानेसर पकड़ा गया उस दिन से इस देश की ब्राह्मणवादी मीडिया ये कहना शुरू कर दी कि ये मोनू यादव है। आप समझ रहे हो, मोहित यादव है। इसका मतलब क्या है कि बजरंग दल इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों का इस्तेमाल करती है। जब तक ये लोग इस्तेमाल होते रहते हैं तब तक तो वो उसके साथ खड़ी होती है और जिस दिन उसकी गलतियां सामने आने लगती है उस दिन से बजरंग दल और अन्य ब्राह्मणवादी संस्थाएं उनको बदनाम करने का काम करती है। तो मैं एक लाइन और कहूँगा इस देश के, आपके माध्यम से इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के युवाओं को कि इन ब्राह्मणवादियों के चक्कर में मत पड़ना, वरना ये तुम्हारे भविष्य को बर्बाद कर देंगे और अपने गुलाब काटेंगे और तुम अंदर रहोगे। लेकिन एक बात बताइए, किसी नेता मंत्री सांसद विधायक का बेटा झंडा नहीं उठाता, भगवा झंडा उठाता कौन है? SC ST OBC के लोग ही। वही लोग नारे लगाते हैं आरएसएस की रैलियों में, बजरंग दल की रैलियों में। देखिए, अभी थोड़ा देर पहले कुछ मीडिया के साथियों ने हमसे एक सवाल किया कि आने वाले चुनाव को आप किस प्रकार से देखते हो। तो मैंने कहा कि आज के तारीख में इस देश के बहुजन राजनीतिक पार्टियां अनेक हैं। जैसे अगर हम बिहार से शुरू करें, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, यहाँ अखिलेश यादव, मायावती, चंद्रशेखर आज़ाद और शिबू सोरेन से लेके MK स्टालिन तक, मैं सारे इन नेताओं से निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ब्राह्मणवादियों को छोड़ करके जो कांग्रेस आपके साथ मिल गई है और इंडिया बनाई है, इस कांग्रेस को निकाल करके आप अपना इंडिया बनाइए और आप लोग चुनाव लड़ेंगे, तभी इस देश के 90% आबादी का वास्तविक भलाई और विकास हो सकेगा। उन्हें राहुल गांधी जनेऊ दिखाते रहेंगे जैसे केदारनाथ में कल दिखाए हैं। राहुल गांधी यही ब्राह्मणवाद की पैदाइश है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि कांग्रेस से ही 5 ब्राह्मणों ने टूटकर RSS बनाया था। अगर आपको जानकारी, तो आप कह सकते हो कि कांग्रेस RSS की माँ है, ब्राह्मणवाद की माँ है। बीजेपी तो उसका बच्चा है जो अभी खेलना सीखा है। 100 साल की होने जा रही है RSS। लेकिन उसको पैदा किसने किया? कांग्रेस ने ही पैदा किया है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। और RSS से बीजेपी पैदा हुई है, उसको कंट्रोल करने वाला RSS है। चलिए, RSS को कंट्रोल करने वाली जो है कि बीजेपी कंट्रोल करने वाली RSS है और साफ तौर पर वकील साहब यही कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो RSS की माँ है और नेतन्याहू को सड़क पर घसीट करके मारा जाना चाहिए जिस तरीके से बेगुनाहों को मारा जा रहा है। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।